अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं एक्टिव मास एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ते वक्त जो ये टर्म है एक्टिव मास, इसका क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास, देखिए कोई भी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट का कितना मास एक वक्त में, एक लम्हे में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है, वो उसका क्या कहलाता है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट कहलाएगा। यानी कि मेरे पास 10 ग्राम कोई रिएक्टेंट है, 10 ग्राम में से एक वक्त में, एक लम्हे में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, वो उस रिएक्टेंट का क्या कहलाएगा, एक्टिव मास कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यूं समझें कि कोई सैलेड पड़ा है, इसके ऊपर एक लेयर हमने रेड कलर की लगा दी और एक ऊपर हमने लेयर लगा दी है वो ग्रीन कलर की है। अब इसको मैं पानी में क्या कर देता हूं, डिजॉल्व करता हूं, तो ये एक वक्त में हल नहीं होगा। पहले ग्रीन कलर जो है वो पानी के अंदर डिजॉल्व होना शुरू करेगा। तो जब पानी के अंदर ये ग्रीन कलर वाली लेयर जो है वो पानी में डिजॉल्व हो रही है, हल हो रही है, तो जो एक्टिव मास है वो ग्रीन कलर वाली लेयर का होगा, ना कि रेड कलर वाली। जब वो हल हो जाएगा फिर क्या होंगे, रेड कलर की जो लेयर है इसके मॉलिक्यूल डिजॉल्व होना शुरू करेंगे। तो फिर जो एक्टिव मास होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेड कलर के जो क्या है मॉलिक्यूल्स हैं उसके। फिर बारी आएगी किसकी, ब्लैक कलर की। अब यूं समझ लें कि मेरे पास ये बुक है, ये मुख्तलिफ वर्क पे मुश्तमिल है, इसको मैं आग लगा देता हूं तो क्या ख्याल है कि सारे के सारे पेज एक वक्त में जल जाएंगे? नहीं, पहले ये पेज जलेगा, उसके बाद दूसरे पेज की बारी आएगी। तो एक वक्त में कितने पेज को आग लगी हुई है, कितना मास इस बुक का कंबशन प्रोसेस में क्या ले रहा है, हिस्सा ले रहा है, वो इसका क्या कहलाएगा, एक्टिव मास कहलाएगा। ये जो एक्टिव मास है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से। और एक्टिव मास जो गैस का होगा, जो गैसेस का एक्टिव मास होगा, ये जी गैस को शो कर रहा है और ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको शो कर रही है, एक्टिव मास को। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। किसी गैस के अगर आप नंबर ऑफ मोल ज्यादा लेते हैं तो उसका एक्टिव मास ज्यादा होगा। क्यों कि जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, गैदरिंग ज्यादा होगी, वो आपस में कोलिजन, ज्यादा से ज्यादा कोलिजन शो करेंगे। और जितनी वो ज्यादा कोलिजन शो करेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बनेगी, बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे। तो हम कहेंगे कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हैं उतना एक्टिव मास ज्यादा है। और अगर वॉल्यूम हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो एक्टिव मास कम हो जाएगा। क्यों, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, तो उनके दरमियान कोलिजन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक्टिव मास के चांस भी क्या होंगे, कम होंगे।
कम मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकेंगे केमिकल रिएक्शन में। तो ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है, ये होती है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव मास ऑफ गैस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन के। ये हम कह सकते हैं कि एक्टिव मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितने मोल्स ज्यादा होंगे एक्टिव मास ज्यादा होगा, या जितना वॉल्यूम कम होगा उतना एक्टिव मास ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे, कोलिजन उनके दरमियान ज्यादा होगा। और हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर हम जनरल गैस इक्वेशन के तहत जाएं तो हम देखते हैं कि पी वी बराबर है एन आर टी। वॉल्यूम को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? पी बराबर है एन आर टी ओवर वी, और एन ओवर वी की जगह पे हम लिख दें कंसंट्रेशन, तो सी आर टी। तो हम कह सकते हैं कि जितना किसी गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ही क्या होगी? कंसंट्रेशन होगी। तो हम कंसंट्रेशन की जगह पे हम उस गैस का पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जो एक्टिव मास है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। कि जितना गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उतना एक्टिव मास गैस का क्या होगा? ज्यादा होगा। और यह बात ट्रू है किसके लिए? जब कोई गैस रिएक्ट कर रही हो किसी गैस के साथ, या किसी लिक्विड के साथ, या किसी सॉलिड के साथ। तो उसका जो एक्टिव मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन के, या हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के। कि जितना गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे उसका एक्टिव मास बढ़ेगा, उसके ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या लेंगे? हिस्सा लेंगे। क्योंकि हम एक्टिव मास को डिफाइन करते हैं द मास ऑफ रिएक्टेंट दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एट एनी टाइम, जो किसी भी वक्त केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या ले रहा होता है? हिस्सा ले रहा होता है। अब हम बात करते हैं सॉलिड की, ओ सॉरी लिक्विड की। लिक्विड जब किसी लिक्विड के साथ रिएक्ट कर रहा हो या सॉलिड के साथ रिएक्ट कर रहा हो, उस वक्त जो एक्टिव मास होगा, लिक्विड का जो एक्टिव मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। सेम इसी तरीके से, लेकिन प्रेशर की टर्म हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि जो लिक्विड का एक्टिव मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम के। और यहां पे प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब कोई लिक्विड रिएक्ट कर रहा होगा गैस के साथ, तो उसका जो एक्टिव मास है वो कांस्टेंट समझा जाएगा, और हम यूनिट ही लेते हैं, वन ले लेते हैं। कैसे? कि सपोज ये एक बीकर है, यहां पे कोई लिक्विड पड़ा हुआ, ये उसकी अपर लेयर है, और इसके ऊपर कोई गैस है जो रिएक्शन कर रही है। साफ जाहिर है इस गैस के लिए ये सारे मॉलिक्यूल लिक्विड के अवेलेबल नहीं है, सिर्फ अपर लेयर के जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो इसके साथ इंटरेक्शन शो कर रहे होंगे, वो रिएक्शन में क्या ले रहे होंगे? हिस्सा ले रहे होंगे। तो इस वक्त जो लिक्विड का एक्टिव मास होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लिक्विड का जो क्या है एक्टिव मास होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया, कि जो इस एरिया के अंदर अपर लेयर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो हिस्सा ले रहे होंगे। वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाए या वॉल्यूम इसका क्या हो जाए, कम हो जाए, जो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, सेम निकलेंगे, कांस्टेंट निकलेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो जब लिक्विड किसी गैस के साथ रिएक्ट कर रहा हो तो लिक्विड का जो एक्टिव मास होता है वो कांस्टेंट समझा जाता है, यूनिटी लेते हैं, वन लेते हैं। इसलिए जब लिक्विड गैस के साथ आ जाएगा, जब हम इसके केसी या केपी के एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो लिक्विड की जो मोलर कंसंट्रेशन है, जो एक्टिव मास है, उसको हम नहीं लिखते, एक्सप्रेशन का हिस्सा नहीं बनाते। फिर बारी आ जाती है हमारे पास सॉलिड की। सॉलिड चाहे वो लिक्विड के साथ रिएक्ट कर रहा हो, चाहे वो गैस के साथ रिएक्ट कर रहा हो, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा कांस्टेंट समझी जाएगी, उसके एक्टिव मास को हम कांस्टेंट लेंगे और वो यूनिटी में कंसीडर करेंगे, हम वन कंसीडर करेंगे। देखें कोई सॉलिड है, इसको हम क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं पानी के अंदर, तो साफ ज़ाहिर है पहले इसके अपर लेयर के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं वो रिएक्शन में क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे, वो डिजॉल्व होंगे। उसके बाद सेकेंड लेयर आएगी, उसके बाद थर्ड लेयर आएगी। सारे के सारे एटम या मॉलिक्यूल वो एक्टिव नहीं होंगे, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे होंगे। इसलिए सॉलिड जब रिएक्ट कर रहा हो किसी लिक्विड के साथ या रिएक्ट कर रहा हो किसी गैस के साथ, तो इसका जो एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, वो हम वन लेते हैं, यूनिटी में लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। इसलिए जब केसी या केपी के हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो सॉलिड की जो एक्टिव मास है उसको हम वन लिखते हैं, उसको हम केसी के एक्सप्रेशन में शामिल नहीं करते, चाहे वो किसके साथ हो, सॉलिड लिक्विड के साथ आ रहा हो, चाहे वो सॉलिड किसी गैस के साथ आ रहा हो। हां, जब लिक्विड लिक्विड के साथ क्या कर रहा हो, रिएक्शन शो कर रहा हो, तो उस वक्त उसका जो एक्टिव मास है हम लेते हैं, उसकी जो एक्टिव मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन को। जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है ये दो नॉर्वेजियन केमिस्ट हैं, गुल्डबर्ग एंड वेगे, 1864 के अंदर, 1864 के अंदर इन्होंने कहा था कि फर्ज करें एक रिएक्टेंट है ए, ये रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, कन्वर्ट हो रहा है सी और डी में, तो इन्होंने कहा था कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक्टिव मास ऑफ सी और एक्टिव मास ऑफ डी के, और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका जो रेट है वो डिपेंड कर रहा होगा ए और बी का एक्टिव मास कितना है,
और जो रिवर्स रिएक्शन है वो ये डिपेंड कर रहा होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक्टिव मास ऑफ सी और डी के ऊपर क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा कि रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, सॉरी फॉरवर्ड रिएक्शन है, वो डिपेंड कर रहा होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी पे, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा होगा सी और एक्टिव मास ऑफ सी एंड डी के ऊपर। अगर इसको मैं खत्म करूं तो मैं लिखूंगा आर एफ बराबर है के एफ रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू ए एंड बी। ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है के बी एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी। ये जो हमारे पास के एफ एंड के बी हैं, इनको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। और इनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है के एफ एंड के बी की टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट के ऊपर, कि के एफ एंड के बी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट पे। जब सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, एट केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, के एफ बराबर होगा के एफ ए इंटू बी के बी सी इंटू डी। तो हम क्या लिखेंगे, के एफ ओवर के बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये जो हमारे पास रेशो है के एफ ओवर के बी की, इसको हम लिखेंगे के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये रेशो है किसकी, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। ये हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम सी इंटू डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो के इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं के इक्विलिब्रियम जो है ये रेशो होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कि जब कोई रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, उस वक्त जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो होगी उसे हम क्या कहते हैं, के इक्विलिब्रियम कहते हैं। और याद रहे कि के इक्विलिब्रियम इसकी सिंगल वैल्यू होती है एट पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक खास टेम्परेचर पे के इक्विलिब्रियम की क्या होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है। और केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट हम पढ़ रहे हैं कि दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इस के इक्विलिब्रियम जो है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, जो के इक्विलिब्रियम है ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो जो इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या होती है, वैल्यू होती है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ना वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, ना प्रेशर पे डिपेंड करेगी,
ना प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगी, ना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। दैट इज ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अब ये जो के इक्विलिब्रियम है इसकी दो टाइप्स हो जाएगी, एक हो जाएगी केसी और एक हो जाएगी केपी। जो केसी है, जब हम एक्टिव मास इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन में ले रहे होंगे उस वक्त हम क्या लिखेंगे, केसी। और जो केपी है ये उस वक्त लिखेंगे जब हम जो एक्टिव मास है वो इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर ले रहे होंगे। और याद रहे कि जो हमारे पास केपी है ये उस वक्त हम लिखते हैं जब केमिकल रिएक्शन के अंदर, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक न एक स्पीशीज रिएक्टेंट में से या प्रोडक्ट में से गैसियस हालत में हो, तब तो हम केपी लिखेंगे, अदरवाइज हम केपी नहीं लिखेंगे। अगर सारे के सारे लिक्विड है या कोई लिक्विड फेज रिएक्शन है, उसमें सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसकी हालत में, लिक्विड की हालत में है, या हमने उसका सोल्यूशन बनाया हुआ है, किसी सोल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है, तो उस वक्त हम केपी नहीं लिखेंगे। केपी उस वक्त लिखेंगे जब सारे के सारे रिएक्टेंट जो है अपना सॉरी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में से एटलीस्ट एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वो किस हालत में होना चाहिए, गैस की सूरत में होना चाहिए। तो जब हम क्या लिखते हैं, केसी लिखेंगे तो प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट क्या लिख देंगे, नीचे। जब केपी लिखेंगे तो फिर हम ये ब्रैकेट नहीं डालेंगे, हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अगर इसकी मैं मोर जर्नलाइज फॉर्म लिखना चाहूं, फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट है ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विद B mole of B gives us C mole of C and D mole of D। इनका जब मैं KC लिखूंगा एक्टिव मास ऑफ C यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C और इसके कोफिशिएंट को इसकी पावर बना दूंगा। इसी तरीके से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D उसकी पावर D, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A उसकी पावर A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B उसकी पावर क्या बना देंगे, B। जब इस मोलर कंसंट्रेशन को इन द टर्म ऑफ हम गैस ले रहे होंगे उस वक्त जब हम Kp लिखेंगे तो हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B, ये लिख देंगे। और जब हमारे पास हम Kp या Kc लिखेंगे, याद रहे उसके एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैस के हम एक्टिव मास को लिखेंगे इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर या इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, या फिर उस सॉल्यूशन को लिखेंगे जब किसी सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व किया हुआ है किसी सॉल्वेंट के अंदर, उसका जो समय हमने एक्वा सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो केसी या केपी के एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो अपीयर होते हैं, या फिर वो सॉल्यूट जिनका हमने सॉल्यूशन बनाया होता है उसको हम लिखेंगे। सॉलिड को और लिक्विड को स्किप कर देंगे, आउट कर देंगे, किसमें से, केसी और केपी के एक्सप्रेशन में से, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन को हम क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। हाँ, अगर कोई प्योर हमारे पास होमोजीनियस लिक्विड फेज होमोजीनियस रिएक्शन है जैसे कि एस्टेरिफिकेशन है, उसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड की कंसंट्रेशन को
कंसीडर करेंगे, हम उसको केसी की एक्सप्रेशन में लिखेंगे, केपी उसका नहीं लिखा जाएगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे।